छतों से भागते हुए आए हुए राक्षस और शिकारी अपनी जान बचाने के लिए वहां से दूर भागने लगे। लाल चोगा वाली औंधी लड़की, जो अपनी गोद में गोल्डन बालों वाली लड़की को उठाए हुए थी, उससे पूछा, क्या तुम उसे ढूंढ सकती हो? ये सुनते ही उसकी आंखें गोल्डन लाइट से चमकने लगी। अगले ही पल उसने आंखें बंद कर लीं और कांप उठी। उसके लिए इस अफरा तफरी में, जहां वह खुद डरी हुई है, ध्यान केंद्रित करना बहुत मुश्किल था। वह रेडिशा हेड को ढूंढने में पूरी तरह असक्षम थी। उसने आ बढ़ते हुए कहा, ये यंग मास्टर कैलवटे हैं। जो भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी टीम का लीडर, जो एक राक्षस के हाथ पर खड़ा था, बोला, अगर वह लापता हो गया है तो उसे भूल जाओ। अपना ध्यान सिर्फ भाग निकलने पर दो। और आगे बताया, उस बेवकूफ के पास 9 जिंदगियां हुए। वह नरक से बाहर निकल आएगा, भले ही हम सब पहले मर जाएं। इस समय उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता इस नरक से बाहर निकलने की है। उसने पहले ही भागने का एक सुरक्षित रास्ता बना लिया था। उन्हें घबराने से मना किया। घबराओ मत, जल्द ही हम सुरक्षित स्थान पर होंगे। दोनों लड़कियां कांप रही थीं। उसने धीरे से कहा, ये बहुत ही भयावह है। दोनों लड़कियां आपस में लिपट गईं, टूटी फूटी आवाज में बोली, वह तो तबाही मचाने वाला एक शक्तिशाली यंत्र था। एक विनाशकारी एक्सपर्ट हमारी आंखों के सामने ही धूल में मिल गया। गोल्डन बालों वाली लड़की दूसरी लड़की से और भी कसकर गले लगने लगी, जिससे उसकी स्टील की ब्रेस्ट प्लेट दूसरी की ब्रेस्ट को दबा देती है। जैसा उन्होंने सोचा था, वैसा कोई विनाशकारी युद्ध नहीं हुआ, न ही शक्ति प्रदर्शन का कोई भव्य नजारा देखने को मिला। उसने अपनी गोल्डन आंखों से देखा था। 1 घंटे की भयानक खामोशी के बाद बक, विधर्मी जांच आयोग के प्रमुख, जो एक आंतरिक जैसा मुंह में खड़ा था, एक विनाशकारी स्तर का महामानव जिसे मृत्यु का देश कहा जाता था, कैथेड्रल के शीर्ष योद्धाओं में से एक, उनका अंत यूं ही हो गया। उनकी राख को भी नहीं बख्शा गया। वे बस भागते रहते हैं, सड़क पर गिरती लाशों को नजरअंदाज करते हुए। बक को न्यूजन की सत्ता व्यवस्था के शिखर पर स्थित माना जाता था, फिर भी वह सबके सामने एक गुमनाम सिपाही की तरह मर गया, जैसे किसी मक्खी को मार गिराया जाता है। आज भी उन्हें समझ नहीं आता कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। मुंह में सिगार दबाते हुए उसने कहा, इतनी बेतुकी बात की भविष्यवाणी कौन करता है? ना ईथर के स्तर में कोई उतार चढ़ाव, ना कोई चेतावनी। एक विनाशकारी स्तर पल भर में गायब, प्रतिरोध करने का मौका भी नहीं। इसका मतलब है उसकी आत्मा तक को खत्म कर दिया गया है। अचानक उसके पीछे एक बेहद भयानक विस्फोट हुआ। आग का गोला आसमान को छू गया। उसकी रूह तक कांप गई। उसे एहसास हुआ, ये वही धर्मत्यागी होगा जिसने सूर्य के समान 2 विस्फोट किए और 2 प्रेरितों की हत्या की थी। यह तब भी चौंकाने वाला है, लेकिन कम से कम समझ में तो आता है। आखिरकार नियोजन के हर महामानव ने उन विस्फोटों को देखा था। उनकी अपार शक्ति निर्विवाद थी। 7वें चर्च के ध्वस्त खंडहरों ने सब कुछ बयां कर दिया। उन लोगों ने शायद यही सोचा होगा, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि प्रेरित भी इसे सहन नहीं कर सके। अगर उनकी ताकत 10 गुना भी बढ़ जाए, तब भी इतने बड़े हमले से उनका सफाया हो जाएगा। वह खड़ा खड़ा कांप रहा था। उसका भय केवल विस्मय नहीं है, यह अथाह अंतर की भयावह स्पष्टता है। लेकिन अब बिना किसी तमाशे के, बिना किसी चेतावनी के, यही असली आतंक है। उसने लिन की डरावनी काले धुएं बनी आकृति इमेजिन की, जो किसी डेमन से कम नहीं थी। उसे पता था, ये आतंक का अंत है। काले साए में भागते हुए उन्हें एहसास हुआ, परिणाम ने सभी को झकोड़ दिया। एक कठोर वास्तविकता का सामना। किताबों की दुकान में जो आकृति है, वो ऐसी शख्सियत है जिसे कैथेड्रल बिल्कुल भी उकसाने की हिम्मत नहीं करेगा। अगर वे अभी नहीं भागे तो उनका भी वही हाल हो सकता है जो बक्का हुआ था। सीन लिन पर जाता है। लिन अपने बिस्तर पर पड़ा, सपने में खोया हुआ था और बड़बड़ाता रहता है, मेरा ग्राहक कहाँ गया? यहाँ पर एक संभावित ग्राहक बैठकर पढ़ रहा था। छी, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि क्या हो रहा है, लेकिन मेरे सपने में मरने की हिम्मत मत करना। उफ, यहाँ बस कुछ बचे खुचे टुकड़े हैं, शायद अब इनसे कोई नुकसान नहीं होगा। बहुत बढ़िया, इन्हें मून के सपने में डाल दो, देखो क्या उसे इसके बारे में बुरे सपने आते हैं। सीन फिर से उन भागती हुई टीम पर जाता है। उनमें एक छोटी लड़की, जो अपने से बड़े हेलमेट में रगड़ती हुई जा रही थी, ने बूढ़े आदमी से पूछा, हमें क्या करना चाहिए?
यदि वह अज्ञात शक्ति चर्च को नष्ट कर सकती है तो हम अपने प्राथमिक समर्थक को खो देंगे। तो क्या इसके बाद भी हम इनामी शिकारी के रूप में काम करना जारी रख पाएंगे? वह बूढ़ा अपने दांत चमकाते हुए बोला, चिंता मत करो, हमारे जैसे चूहों के लिए हमेशा गुप्त रास्ते होते हैं। वर्षों तक ताकतवरों की सेवा करना व्यर्थ नहीं जाएगा। हम उनके सफेद दस्तानों के रूप में इतने उपयोगी हैं कि हमें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सफेद रोशनी वाला किसी हीरो की तरह खड़ा होकर बोला, प्राचीन काल से ही मेरी जीवित रहने की तरकीब कारगर साबित हुई है। इतिहास ऐसे सर्वोच्च विशेषज्ञों से भरा पड़ा है जो उठे और राख में मिल गए, फिर भी हम उनके बीच नाचते हैं, हर अंतर का फायदा उठाते हैं और उनकी अनदेखी की छाया में फलते फूलते हैं। दरअसल जरूरत पड़ने पर हम अपने नुकीले दांतों और पंजों से उनके शरीर से मांस का एक टुकड़ा भी फाड़ सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है, यह दुनिया बहुत विशाल है। जब तक हम लचीले और अनुकूलनीय बने रहेंगे, हमारे लिए हमेशा एक नया रास्ता मौजूद रहेगा। उसकी टीम उसकी बात ध्यान से सुनती है। लाल चोगे वाली लड़की उसकी तारीफ करते हुए कहती है, तुम तो कमाल हो। लेकिन उनके मन में अलग ही बात चल रही थी। धिक्कार है, केवल वही इस तरह के बेशर्म भाषण को इतना शानदार बना सकता है। अंधेरी संकरी गली में एक पैर पड़ता है जिसकी परछाई गली में फैल जाती है। वे एक जगह आकर रुकते हैं। राक्षस के हाथ से नीचे उतरते हुए बूढ़े आदमी ने कहा, यह वही जगह है। मैंने अपने एक पुराने दोस्त से मिलने को कहा था। उसकी मदद से जब तक हम किताब की दुकान के मालिक से बचने के लिए पर्याप्त सावधानी बरतते हैं, हम बिना किसी नुकसान के बाहर निकल जाएंगे। आगे बढ़कर बोला, आओ दोस्त, समझौते के अनुसार मैं अपने दल को लेकर यहां पहुंच गया हूं। तभी सड़क पर पड़ी कई सिगरेट के पास एक जली हुई टूटी सिगरेट गिरती है। तभी पड़ी सिगरेट के पास किसी के पैर दिखे। उनकी नजर उस पर टिक गई। उस शख्स ने कहा, डोनाल्ड, और बोला, मैं तुम्हारा बहुत समय से इंतजार कर रहा था, लेकिन तुम सब सही सलामत देखकर मुझे तसल्ली मिली। जब कैमरा उसके चेहरे पर झूम आउट होता है तो पता चलता है वह बर्टन एकरमैन है जो एक और सिगरेट जला रहा था। सिगरेट को हाथ में पकड़े उसने अपना परिचय देने की अनुमति मांगी और अपना नाम बताया, बर्टन एकरमैन। कभी वह एक स्वतंत्र शिकारी था, लेकिन अब नवगठित शिकारी संघ स्पाइडर का उपाध्यक्ष है। एकरमैन ने एक कस लगाते हुए उसे पूछा, तुम अब भी उतने ही चुस्त दुरुस्त हो? क्या अब भी तुम्हें मुसीबतें मोल लेने का शौक है? डोनाल्ड ने उसे जवाब में कहा, अब तू पहले जैसा नहीं रहा। जब वह उसके मालिक के साथ काम करता था तब वह बस एक बदतमीज और अकड़ू बच्चा था। वे दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। डोनाल्ड सीधा मुद्दे पर आया। उसने उससे मिलने का कारण बताया। मैं यहाँ इसलिए हूँ ताकि तुम्हारे प्रभाव से शिकारियों के संघ के प्रति अपनी निष्ठा को सुरक्षित कर सकूं। ये सुनते ही एकरमैन की भौहें उठ गईं। उसने उसे घूर कर देखा। डोनाल्ड ने आगे कहा, तुमने भी देखा होगा किताबों की दुकान पर घटी वो अकल्पनीय भयावह घटना। इसके बाद नियोजन में संतुलन टूट गया है। इस निर्मम अतार्किक अस्तित्व के विरुद्ध केवल एकजुट होकर ही हम अपना अस्तित्व बचा सकते हैं। एकरमैन का चेहरा अचानक सीरियस हो गया। उसने गुस्से से उसकी बात सुनी। डोनाल्ड की परछाई में चर्च के पॉप की छाया झलक रही थी। उसने कहा, किताब की दुकान का मालिक और उसकी छिपी हुई शक्ति तर्क से परे है। उसने एक विनाशकारी श्रेणी को कचरे की तरह कुचल दिया। फिर खुद को टोकते हुए बताया, नहीं, बक पुनरुत्थान के बाद और पोप रॉडनी का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद वह अवर्णनीय स्तर पर पहुंच गया था। फिर भी उसकी मौत दरवाजे पर ही हो गई, बिना अंदर कदम रखे। अब कोई भी मूर्ख देख सकता है, उस सत्ता को उकसाने के कारण कैथेड्रल का विनाश निश्चित है। उसने अपना हाथ एकरमैन की ओर बढ़ाया और कहा, तुम जैसे छोटे मोटे लोगों को डूबते हुए जहाज के साथ डूबने की जरूरत नहीं है। समझदार पक्षी अपनी शाखाएं सोच समझकर चुनते हैं। वह युवती एक नई शक्ति है जिसकी सेवा करना सार्थक है। और आगे कहा, मैं तुम्हें अपनी योग्यता साबित कर दूंगा। मेरा प्रस्ताव स्वीकार करने पर तुम्हें पछतावा नहीं होगा। एक बार गठबंधन पक्का हो जाने के बाद मैं रयान के भूमिगत खुफिया नेटवर्क का कुछ हिस्सा फ्री में साझा कर दूंगा। डोनाल्ड एकरमैन को घूरते हुए बोला, तुम हमेशा से ही होशियार रहे हो लड़के, तुम्हें पता है इसका क्या मतलब है। एकरमैन शांत रहा, बिना किसी प्रतिक्रिया के उसके बढ़े हुए हाथ को घूरता रहा। लेकिन डोनाल्ड ने उसे अपनी बातों पर गहराई से विचार करने को कहा। ऐसा उत्तर दो जिससे हम दोनों को लाभ हो।
एकरमैन के होठों पर हल्की सी मुस्कान छा गई। उसके कोट की बांह से लीन द्वारा जिक्सू को दिया हुआ फूल झांकता हुआ दिखा। सीन दूसरी ओर जाता है, दूसरी ओर जहां मैदान में धूल उठाते कई कदम तेजी से चल रहे थे। वे विवियन और क्लाउड की टुकड़ी थी जो युद्ध मैदान में आ गई थी। उसने हाथ उठाकर सभी टुकड़ियों को आदेश दिया, आसपास के सुपर ह्यूमंस को सतर्क मत करना और पुस्तक विक्रेता को बिल्कुल भी परेशान मत करना। स्काउट नाइट्स, परिधि की छानबीन करो, बाकी सभी मेरे साथ तैयार रहो। रियर टीम, घटनास्थल की निगरानी करो, बने और ड्रीम व्यूअर मशीन तैयार रखो। तभी उसे कुछ महसूस हुआ। उसकी नजर ऊपर उठ गई। पूरी टीम सदमे में ऊपर देख रही थी, जहां सभी सुपर ह्यूमंस अपनी जान बचाने के लिए हड़बड़ी में इधर उधर भाग रहे थे, मदद के लिए चीख रहे थे। सब मौत से डरे हुए थे। उन सभी को कुछ समझ नहीं आया। उनके बीच एक पल के लिए सन्नाटा पसर गया। अगले ही पल विवियन ने क्लाउड को इशारा किया, अपनी टीम के साथ उन्हें पकड़ो ताकि हम उनसे पूछताछ कर सकें और इस गड़बड़ी के बारे में जवाब हासिल कर सकें। टिम तुरंत रस्सी, झंडा और पिंजरा लेकर उनको पकड़ने निकल गए। मेरे तो समझ नहीं आया कि झंडे से कैसे किसी को पकड़ा जा सकता है। कमेंट में बताओ। कुछ देर बाद कुछ सुपर ह्यूमंस रस्सी से बंधे और पिंजरे में बंद पड़े थे। क्लाउड हाथ बांधे अपनी कुरू के साथ खड़ा था। सुपर ह्यूमंस पर हंसते हुए बोला, ये बेवकूफ़ लोग भागने में इतने व्यस्त थे कि उन्हें चुपके से अंदर आते हुए देख ही नहीं पाए। इन्हें पकड़ने में 3 ही चालें लगीं। बहुत ज़्यादा पेशेवर, सच कहूँ तो। अगली बार थोड़ा संयम बरतें। विवियन ने उनकी उड़ने वाली कालीन को फाड़ दिया और पूछा, ये क्या है? देखने में बेहद भड़कीली है, लेकिन गुणवत्ता घटिया है। तुरंत फट गई। कालीन का मालिक उसे फटते हुए देखकर रो पड़ा। अरे नहीं, ये तो एकदम नया उड़ने वाला कालीन है। इसका इस्तेमाल बहुत कम हुआ है, उसने मुआवजा मांगते हुए कहा। सिर्फ इसलिए कि तुम टावर से हो, क्या तुम मनमाने ढंग से लोगों को गिरफ्तार कर सकते हो और उनका सामान तहस नहस कर सकते हो? मैंने किश्तें भी पूरी नहीं चुकाई थी, तुमने इसे फाड़ दिया। मुझे मुआवजा दो, अभी। अचानक एक बार फिर चारों ओर शोर मच गया। ये क्या हो रहा है? मैं कहाँ हूँ? पुलिस को किसने बुलाया? मुझे जाने दो, मैं अभी भी भाग सकता हूँ। मैं यहाँ मरना नहीं चाहता। धत तेरे की, टावर पिग्स बहुत जल्दी यहाँ पहुंच गए। किस बेवकूफ ने उनके लिए निशान छोड़े? मैंने नहीं। मेरी बर्फ पिघलाने की तकनीक एकदम सटीक है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैंने कोई सबूत छोड़ा हो। क्लाउड और उसकी टीम चुपचाप ये सब सुन रहे थे। तभी किसी ने क्लाउड को पहचाना और बोला, ये तो जोसेफ का कुत्ता है। और किसी ने विलियम पर इल्जाम लगाया, वो उसे नजर रखे हुए था। किसी ने रोकते हुए कहा, रुको, उनके पीछे खड़ी वो ताकतवर महिला, क्या वो विवियन द रेडिएंट नाइट है? और हंसते हुए पूछा, हमने ब्रह्मांडीय नियमों का उल्लंघन तो नहीं किया है ना? ये सुनते ही क्लाउड और विवियन गुस्से से भर गए। उनकी काली आभा हवा में फैल रही थी, जिससे माहौल भारी हो रहा था। स्नेक गर्ल ने कहा, इस बार मैंने कुछ नहीं किया। तुम मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। गैर न्यायिक दंड देना गैर कानूनी है। पर तभी किसी ने उसके गालों को दबा दिया। वह फिर भी बोलती रही, तुम्हें तो पता भी नहीं कि यहाँ क्या हुआ है। जहां तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, वहां दखल देना बंद करो। हाँ, उसने सही कहा। यहाँ क्या हुआ, इसके बारे में वे सच में कुछ नहीं जानते। क्लाउड उसके सामने बैठा था, उसका मुंह पकड़े हुए। उसने उसे इस घटना के बारे में विस्तार से पूछा और जो उसने इलीगल पनिशमेंट के बारे में कहा था, उस पर बोला, असहयोगी या जिद्दी कैदियों के लिए हमें कुछ पूछताछ विधियों का उपयोग करने का अधिकार है। अपने चेहरे पर डरावनी मुस्कान लाकर उसे डराते हुए बोला, उसका यकीन मानो, भले ही बाद में प्रभावी तरीके से समझाने बुझाने के सबूत सामने आ जाए, न्यूऑर्लिन्स पुलिस को सिर्फ कड़ी चेतावनी ही मिलेगी। लेकिन उससे पहले, खैर, कौन जाने उसका क्या बचेगा। इसके अलावा रेडिएंट नाइट स्वयं इस अभियान का नेतृत्व कर रही हैं। इसका मतलब है कि उसकी हिंसा के स्तर से कम किसी भी घटना को दबा दिया जाता है। क्लाउड ने पीछे विवियन की ओर इशारा किया, जो कालीन के मालिक को क्रोध से हवा में उठाए हुए थी। उसकी मुस्कान और भी गहरी हो गई जब उसने विवियन का नाम लेकर डराया और कहा, वह उन लोगों से घृणा करती है जो अराजकता से लाभ कमाते हैं, और तुम जैसे समझदार व्यक्ति को शरीर के किसी भी अंग से यह अंदाजा हो जाना चाहिए कि उसके हाथों में तुम्हारा क्या इंतजार कर रहा है। फिर क्लाउड ने अपने होठों को उसके चेहरे के पास लाकर धीरे से कहा, एक गलत शब्द और वो खूबसूरत चेहरा कभी खूबसूरत नहीं रहेगा।
और तुम ऐसा नहीं चाहोगी, है ना? तो क्या तुम मेरे सवालों का शालीनता से जवाब देने की पेशकश करोगी? बुरी तरह से कांपते हुए उसने अपने पहले बर्ताव के लिए माफी मांगी और बोली, मैं सब बता दूंगी, जो भी तुम पूछना चाहते हो। बस मेरी जान बख्श दो। विवियन के एक पंच से ही उसकी आत्मा ने उसका शरीर छोड़ दिया। क्लाउड पूछताछ करके खड़ा हुआ, पसीना पोंछते हुए सोचा, पूछताछ में हमेशा बल प्रयोग की जरूरत नहीं होती। ईमानदारी और अच्छे संवाद के साथ मारपीट की कोई आवश्यकता नहीं। कुछ खास शिक्षकों के विपरीत। क्लाउड ने फिर से उसकी ओर हाथ बढ़ाया और अगला सवाल पूछने को तैयार था ही कि उसे और विवियन को एक जोरदार आवाज सुनाई दी, जिससे उसका ध्यान उस तरफ केंद्रित हो गया। वह आवाज चांदनी में नहाए बिल्डिंग के पीछे से आई थी, जिससे पक्षी भी उड़ गए। क्लाउड ने चौंक कर कहा, यह आवाज ऐसी है जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को नोच रहा हो। मुझे लगता है किसी और ने फिर किताब की दुकान के मालिक को उकसाने की हिम्मत की है। विवियन ने खुद जाकर देखने की पेशकश की। क्लाउड ने उसे रोका और कहा, स्थिति पर नजर रखो, मैं खुद जाकर जांच करूंगा। हम मिस्टर लिन को परेशान नहीं कर सकते। विवियन ने उसके पिछले अनुभव को देखते हुए उसे जाने दिया। उनके लिए यही अच्छा विकल्प था। तब तक वह उन चूहों से और जानकारी निकाल लेगी। क्लाउड शर्मिंदगी से जाते हुए बोला, मैं जल्द ही खत्म कर दूंगा। अगर संभव हो तो पूछताछ के दौरान किसी को चोट नहीं पहुंचाना। आश्चर्य हुआ, जिसके गोल्डन बालों वाली लड़की जोरों से चीखी। उसके सामने फूल अपनी पंखड़ी खोले खड़ा था, जो नुकीले दांतों से भरी हुई थी। बीच में कई आंखें झक रही थीं। उसने ऐसा मॉन्स्टर कभी नहीं देखा था। उसकी आवाज उसके गले में ही घुट गई थी। धीरे धीरे फूल की लताएं उसके शरीर पर लिपट रही थीं। अचानक फूल के नुकीले दांत बंद हो गए। उनमें फंसकर लाल आसमान के नीचे उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। डोनाल्ड भी बेलों में बंधा जमीन पर पड़ा था। उसके सामने ही उसके टीम के टुकड़े हो रहे थे। उसने ताकत जुटाकर ऊपर देखा। उस मंजर को देखकर वह विश्वास नहीं कर पा रहा था। ऐसा नहीं होना चाहिए था। अंधेरे वातावरण में एकरमैन उन सभी के बीच खड़ा था। डोनाल्ड ने उससे पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? एकरमैन जेब में हाथ डाले उसकी ओर बढ़ा और उसे एक बुद्धिमान व्यक्ति कहते हुए पूछा, क्या तुम सच में इसका कारण नहीं समझे? उसे लगता था वह बुद्धिमान है और हमेशा गुटों के बीच की दरारों में जीवित रहने के लिए अपनी ताकत का भरपूर इस्तेमाल किया। ग्राहकों की जरूरतों के आधार पर उनका चयन करना और सौदेबाजी के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करना। सचमुच तुम हमेशा से इतने ही चतुर थे। उन दोनों की नजर आपस में टकराई। एकरमैन ने कहा, समस्या ये है कि तुम बहुत ज्यादा होशियार हो। और आगे बोला, तुम वफादारी की कसम खाते हो, फिर भी तुम हर तरफ खिलते हो। जब खतरा आता है तो तुम अपनी जान बचाने के लिए झुक जाते हो। तुम्हारे जैसे दोगला व्यक्ति उसके अधीनस्थ या साझेदार बनने के योग्य नहीं है। उसके चेहरे पर अंधेरा छाने लगा। उसकी आवाज भारी हो गई जब उसने कहा, और सबसे महत्वपूर्ण बात, तुमने उस एकमात्र सच्चे ईश्वर का अपमान करने का साहस किया है, जिसके प्रति वह अपना सब कुछ समर्पित करता है। इसीलिए आज तुझे मारना होगा। डोनाल्ड दर्द से कराह रहा था। भगवान! सुनते ही वह समझ गया था कि एकरमैन और जिक्सू किताब की दुकान के मालिक के चमचे हैं। तभी तो उनका नया संगठन इतनी स्पीड से बढ़ रहा था। आकरमैन उसे बेलों से उठाकर अपने सामने लाया। उसे मरने से पहले सभी रहस्य सुलझाने को कहा। उनकी परछाइयां हमारे अतीत को बयान कर रही थीं। कभी कभी पछतावे के साथ मरना ही बेहतर नियति होती है। डोनाल्ड मरने से पहले समझ गया, वह सही था। गलती उसकी थी। उसने उसे कम आंका। वह खुद अपनी कब्र में आ गया। जब नेटवर्क दांव पर लगा हो तो जाहिर सी बात है कि वे सभी अनसुलझे सुरागों को दबा देंगे। और अब रयान का जाल उसका था। शायद खुद रयान भी उसका ही था। एकरमैन जेब में हाथ डाले उसके गिरते खून के नीचे खड़ा था, जो डोनाल्ड के शरीर के टुकड़े टुकड़े होने से आसमान में फैल गया था। खून के छींटे उसके चेहरे पर गिरे। उसे उसकी मौत का अफसोस था। डोनाल्ड बुद्धिमान था, लेकिन अफसोस की बात है कि वह मूल सत्य को कभी समझ नहीं पाया। आसमान से गिरती खून की बूंदों के नीचे संतुष्टि से हाथ फैलाए वह बोला, बीते युग के अवशेष के रूप में, जिसे तुमने देखने से इनकार कर दिया या देखने से डरते थे, समय बदल गया है। खून उसके चारों ओर उड़ रहा था। आंखें लाल सुर्ख चमक रही थीं। बेलें उसके पीछे लहरा रही थीं।
देखने वालों के लिए वह दृश्य भयावह था। शिकारियों के आने वाले इस शानदार नए युग में छाया में छिपकर भागने वाले कीड़ों के लिए कोई जगह नहीं होगी, और जो कोई भी इस परिवर्तन की लहर के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत करेगा, उसे टुकड़े-टुकड़े कर दिया जाएगा। जब वह अपने आप में खोया हुआ था, तभी एक लड़की की कोमल आवाज़ आई, "अरे! लगता है ये पहले से ही टुकड़ों में बिखरा हुआ है।" और वह नज़ारा उसे शानदार लगा। उसने पूछा, "उपाध्यक्ष, क्या आपका काम यहाँ पूरा हो गया?" एक्रमैन ने आँखों के कोनों से पीछे झाँका, बहुत आराम से। "तुम्हारी टीम मिशन का क्या हुआ?" उसने उल्टा उसी से पूछा। पीछे फॉरलिन थी, लू का हाथ पकड़े हुए, और लू ने उस गज़र की शक्ल वाले व्यक्ति को पकड़ा हुआ था। उन्होंने उसके आदेशानुसार मास्टर की लिस्ट का पालन किया। उन्होंने उन भागने वाले शिकारियों का पता लगा लिया। वे भाग गए, लेकिन हमेशा की तरह वह उन्हें ढूंढ ही लेंगे। और लू ने कहा, जिन खास का तुमने जिक्र किया था, वो पकड़े गए। बस उसका आदेश पाते ही मैं उनसे ऐसे निपटूंगा, उनका एक कण भी ना बचे। एकरमैन की नज़र लू के कंधे पर पड़े उस हैमस्टर पर पड़ी, जिसके सिर पर मारा गया था, और वह बेहोश था। उन्होंने अच्छा काम किया था, उन्हें रिवॉर्ड बड़ में मिलने वाला था, पर वह ये नहीं समझ सका कि वे इस विशालकाय चिकने चूहे को अपने साथ वापस क्यों ले आए। हम देखते हैं कि हैमस्टर एक सरेंडर पत्र लिख रहा है। लू ने बताया, वह इसे अपनी मालकिन के लिए लाया है, वह उसका माउंट होगा। इससे फॉरलिन खुश हो जाती है। वह उसका माउंट होगा। वह लू की ओर मुड़ी और उसकी समझदारी पर सवाल उठाया। तू इतना समझदार कब से हो गया? और उसे पकड़ने में बहुत मेहनत लगी होगी। ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं हो सका। लू ने अपनी ठुड्डी पर उंगली रखी। उसे याद थी कि उसे मुलायम चीजें पसंद है, और भाग दौड़ करने से उसके पैरों में कितना दर्द हो रहा है। तो उसने सोचा, यह उसे पसंद आएगा। शर्माते हुए आगे कहा, और वह हमेशा उसके प्रति बहुत दयालु रही। इससे पहले किसी ने भी सच में उसकी इतनी परवाह नहीं की। इसीलिए वह उसे कुछ ऐसा देना चाहता था जिससे चीजें आसान हो जाएं। उसे शब्दों की अच्छी जानकारी नहीं है। उसे नहीं पता कि खूबसूरत लड़की को क्या पसंद है, इसलिए उसने उसकी बातें याद रखीं। फॉरलिन का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसके सर से धुआं उठने लगा। वह चिल्लाई। फॉरलिन उसके हाथ से चिपक गई। उनकी बातचीत शुरू हुई। क्या ये तुम्हारा फ्लर्ट करने का तरीका है? इधर आओ। बड़ी बहन तुम्हें गले लगाती है। उसने उसे और करीब ना आने को कहा, जबकि वह उसे और ज्यादा फ्लर्ट करने को कहती रही। उनकी इन बकचोदी को एकरमैन और फूल असमंजस में देखते रहे। एकरमैन ने एक सिगरेट जलाई। वह एक पत्थर पर बैठ गया। फूल की लताएं उसके पीछे से झांक रही थीं। जब उसने अपने मुंह से एक धुएं का गुब्बारा छोड़ा, वह अब भी उन दोनों को देख रहा था कि वे क्या कर रहे हैं। युवा पीढ़ी वाकई ऊर्जावान होती है, कहते ही वे अपने बचपन में खो गया। किसी ने उसके सर पर हाथ रखा। लड़की के हाथ से छोटा एकरमैन शर्मा गया, जबकि लड़की ने कहा, जवानी कितनी अद्भुत होती है, इतनी जीवंत उम्र में, जीवन से भरपूर, ताजगी से भरी और अपार संभावनाओं से परिपूर्ण। बस उसे देखकर ही मुझे फिर से जवानी का एहसास होता है। होठों में सिगरेट दबाए हुए आगे कहा, काश मैं देख पाती कि तुम भविष्य में कैसे इंसान बनोगे। काश तुम पहले पैदा हुए होते, मेरे शिष्य। वैसे सिगरेट पीना हेल्थ के लिए हानिकारक होती है। वह काले बालों वाली एक खूबसूरत और आकर्षक महिला थी। फेट प्लेज सच केयरलेस जोक्स। प्रेजेंट में बैठे हुए उसे वो बात याद आती है जब उसने कहा था, वह जल्द ही बड़ा हो जाएगा और एक रियल मर्द बनकर दिखाएगा। इस पर उसे उत्तर मिला था, हाँ बदमाश, जब तुम्हारे चेहरे पर दाढ़ी आ जाए तब ये बात दोहराना। सफेद रोशनी उस पर पड़ रही थी। उसे समझ आया कि उसकी मास्टर क्या महसूस कर रही थी। इसका भार, इसे शब्दों में बयान करना सचमुच बहुत मुश्किल है टीचर। तभी लू ने उसे बताया, उसे मैक्स से सूचना मिली है कि उनका अभियान सुचारू रूप से संपन्न हुआ। वर्जिल ने गुप्त अनुष्ठान के टावर की सेनाओं की भी पहचान कर ली है। इस समय उनका प्रमुख योद्धा कैदियों से पूछताछ कर रहा है। उसने आगे कहा, उन्होंने अब तक एकत्रित किए गए सभी सुपर ह्यूमंस के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठी कर ली है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एनोक डोनाल्ड के नेतृत्व वाले इनाम शिकारी समूह को पूरी तरह से निष्क्रिय कर दिया गया है। सच तो यह है कि इन सभी बेचैन सुपर ह्यूमंस का पूरा जमावड़ा उसी की योजना थी। अगर उनकी जानकारी लीक हो जाती तो इससे संगठन के लिए गंभीर समस्याएं पैदा हो जाती। उसने माफी मांगी।
मेरे पास त्रुटिहीन संचालन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं थे। वे मुझे मजबूर कर रहे हैं कि गिल्ड के हित में एक पुराने दोस्त को खत्म कर दें। एकरमैन ने सिगरेट की राख झाड़ी, उन्हें घूरते हुए कहा, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं। एक बार फिर वह अपनी पुरानी याद में चला गया। जब वह छोटा था, उसके हाथ में खून से सना चाकू था और सामने खून में बिखरे पड़े काले बाल। उसने कहा, यह बस एक और पुराने चेहरे को उसके अपने हाथों से अंतिम विदाई थी। उसने आंखें बंद की और सोचा, एक समय था, यही हर अनुभवी शिकारी का अपरिहार्य मार्ग था। कम से कम तुम युवा शिकारियों को तो ऐसे रास्ते पर नहीं चलना पड़ेगा। लेकिन माना से बने धागे पर किसी का पैर पड़ा, जिससे वह टूट गया। उन तीनों को उस आदमी का आभास हुआ। उसके चेहरे पर सीरियसनेस और विकृति भर गई। फूल फिर से उसके कोट की बाह में छिप गया। उन्होंने वहां काफी देर आराम कर लिया था। अब से सभी लोग योजना के अगले चरण की ओर बढ़ेंगे। एकरमैन ने तुरंत कमान संभाली और उन्हें आदेश दिए, मैक्स से उन सुपर ह्यूमंस के बारे में सभी जानकारी संकलित करने और उसका बैकअप लेने को कहें। फॉरलिन, तुम गुप्त अनुष्ठान के टावर के नेता से संपर्क करो। युवा मास्टर को उनके हवाले करो और हमारी स्थिति स्पष्ट करो। उसके बाद उनकी ज़रूरतों के अनुसार समन्वय स्थापित करो और ये जानकारी उनके साथ साझा करो। एकरमैन ने सिगरेट पीते हुए उसे सामने आने को कहा। वहां वे दोनों ही बचे थे और पूछा, क्या पहले तुम स्मोक करोगे? सिगरेट की डिब्बी को उसकी ओर उछाला। दूसरी ओर उसने उसे कैच कर लिया। वह क्लाउड था। उसने थैंक्स कहा और बोला, मैं स्मोक नहीं करता। उसने कोल्डली अपना परिचय दिया। मैं टावर ऑफ सीक्रेट राइट्स के खुफिया विभाग का उप निदेशक हूँ, पास ही में तैनात था। और फिर उसकी जानकारी बताते हुए बोला, द पेल नाइट वॉचर, बर्टन एकरमैन, एक अकेला शिकारी जिसने वाइल्ड के इनाम को हासिल करने की कोशिश की, लेकिन अस्पष्ट परिस्थितियों में उसे छोड़ दिया। और अब राइजिंग हंटर्स गिल्ड के उपाध्यक्ष। अपनी नज़र उस पर टिकाए क्लाउड को वहां उस जैसे काबिल व्यक्ति से मिलने की उम्मीद नहीं थी और पूछा, क्या आप उस गर्जना की व्याख्या कर सकते हैं जो हमने पहले सुनी थी? एकरमैन ने हाथ ऊपर उठाए और हंसते हुए कहा, आराम से, इतनी सावधानी बरतने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ परेशानी पैदा करने या गुप्त अनुष्ठानों के टावर का दुश्मन बनने नहीं आया हूँ। उन दोनों की नज़र आपस में टकराई। जब एकरमैन ने कहा, हम दोनों बुकस्टर के मेहमान हैं, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, वे एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। क्लाउड को समझ आ गया कि एकरमैन भी बुकस्टर का ग्राहक है, तो उसे पिछली सभी असामान्यताओं का स्पष्टीकरण मिल गया। तुरंत उसके जहन में वाइल्ड की तस्वीर गोंद गई। वह उनकी बातों पर आंख बंद करके विश्वास नहीं कर सकता था। उनके जैसे दिग्गज शतरंज खेलते हैं, जबकि हम चेकर्स खेल रहे हैं। उसे सतर्क रहना होगा। बुकस्टर का ग्राहक होना उसकी वफादारी की गारंटी नहीं देता। वाइल्ड भी ग्राहक था, वह ये सब सोच रहा था। तभी एकरमैन बोल पड़ा, उसी बातों ने तुम्हारी सतर्कता कम नहीं की। ये एक अच्छी बात है, उसने हाथ बढ़ाते हुए बताया। तुम्हारी उम्र में इतना संयमित रहना, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि तुम पूर्व तेजस्वी योद्धा जोसेफ के शीर्ष शिष्य हो। बिल्कुल अपने शिक्षक की तरह। तुम भी अपनी दिखावट से कहीं अधिक हो। उसे वो याद आती है जब वह जोसेफ से मिला था और बताता है, आश्चर्य की बात नहीं, यात्रा के दौरान एक बार मैं उसे मिला था। उस दिन नियोजन में मूसलाधार बारिश हो रही थी और वह ट्रूथ सोसाइटी के उपाध्यक्ष से मिलने जा रहा था। एकरमैन ने जोसेफ से माफी मांगी और कहा, बस मैं यहां से गुजर रहा था। वह उसे टकरा गया। तभी उसकी रीढ़ की हड्डी में बिजली दौड़ गई। उसने कोनों से झांककर देखा। उसी क्षण उसकी पशुवत प्रवृत्ति ने खतरे की सबसे तीव्र चेतावनी के साथ जोर पकड़ लिया। उसे एहसास हुआ कि कुछ ही क्षण पहले वह एक ऐसे संकट से बाल बाल बचा था जो आसानी से उसकी जान ले सकता था। उसे यह स्वीकार करना होगा कि वह वास्तव में अब तक का सबसे ताकतवर इंसान था जिससे उसका सामना हुआ है। कितना प्रभावशाली बूढ़ा आदमी था वह। उससे निकलने वाला जबरदस्त दबाव किसी भी ऐसे भयानक जानवर से कहीं अधिक था जिसका उसने कभी शिकार किया था। उनकी उपस्थिति के दबाव में उसने खुद को पूरी तरह से महत्वहीन महसूस किया। एक शिकारी के रूप में वर्षों के अनुभव ने उसे बताया कि मनुष्य एक पूर्णतः राक्षस है जिसे उकसाया नहीं जाना चाहिए। तो वह वहां था, अपने हाथों को कांपने से रोकने के लिए, अपने भीतर के डर को दबाते हुए। वह इतना भयभीत था कि जवाबी हमला करने की उसकी सहज प्रवृत्ति भी ट्रिगर हो गई।
अब वर्तमान में वह हंसते हुए उसे कहता है, हम शिकारी केवल मूल्यवान शिकार का ही पीछा करते हैं। मनुष्य और पशु के बीच के खेल में हमारा सिद्धांत लाभ प्राप्त करना और हानि से बचना है, बिना किसी कारण के जानबूझकर जानलेवा दुश्मन पैदा करना। मैं इससे दूर रहता हूँ। बस वाइल्ड जैसे पागल व्यक्ति ही इतनी लापरवाही कर सकता है कि ऐसे जानवर को छेड़े। क्लाउड ने सहजता से जवाब दिया। वह समझ गया। फिलहाल मैं उसके वर्तमान रुख को गुप्त अनुष्ठानों के टावर में अपने रुख के अनुरूप मानूंगा और अनावश्यक संघर्ष से बचना उन दोनों के लिए फायदेमंद है। उसने उसे घूरते हुए अपनी जांच में सहयोग मांगा और पूछा, क्या आप ये बताना चाहेंगे कि बक की पराजय के बाद यहाँ क्या हुआ? एकरमैन हंसते हुए उसे वहां जो कुछ भी हुआ सब कुछ बताने के लिए तैयार हो गया, आखिरी खौफनाक विवरण तक।